हेलो प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ में आए हैं आज हम 12th क्लास के। एंड अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल अमर ऑनलाइन क्लासेस पर आए तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अपने और भी दोस्तों के साथ में इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त वो लोग पढ़ पाए और नंबर ला पाए। ठीक है दोस्तों। आज जब हम आ गए 12th क्लास का हमारा एक और चैप्टर, इसका नाम है दी रेड ट्रिप। अब दी रेड ट्रैप का मतलब क्या है? रेड यानी चूहा, माउस, और ट्रैप यानी उसको पकड़ने वाला। यानी जो चूहे को पकड़ने की जो वो जो वो पिंजरा आता है, ये जो चैप्टर है उसके ऊपर नहीं है, ये उसकी से ही रिगार्डिंग एक कहानी है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं इमेज में, ये एक रेड ट्रैप है। जैसे यहाँ से इसको पकड़ते हैं, ये चीज ये लगाते हैं, बैट होता है, इसको बैट कहते हैं। इस वर्ड का आगे यूज होगा बैट का, तो ये ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको शायद विजिबल यहाँ होगा, एक सेकेंड मैं देता हूँ। ये ये जो है ये बैट, ठीक है। आई होप इसका आगे इस्तेमाल होगा। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये एक रेड ट्रैप सेलर यानी एक बंदा है जो ये चूहे पकड़ने के पिंजरे को बना के बेचता है। ये कहानी उसके ऊपर है कि वो कैसे सरवाइव करता है, क्या वो चोरी चकारी। ऑफ कोर्स क्या आप जानते हो, अगर वो सिर्फ एक ये पिंजरा बेचता है तो उसकी जो फाइनेंशियल, जो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा कोई खास होगी नहीं, गरीब सा बंदा है। अब वो कैसे अपना सर्वाइवल, कैसे वो अपना जीवन व्यापन करता है जगह जगह भटक के, तो ये जो कहानी है आज जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप आप सभी हमारे मेरे साथ बने रहेंगे। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दी रेड ट्रैप। बहुत अच्छा एंड इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपका ये। आप ऑथर के बारे में पढ़ सकते हैं, स्वीडिश के राइटर है, और ये जो कहानी है ये भी स्वीडन की है। ठीक है, इसके अंदर स्वीडन की करेंसी उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया इस चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि ये जो इसके जो राइटर है सेल्मा लागरलॉफ, वो जो है वो स्वीडिश एक राइटर थे, यानी वो स्वीडन से थे। Have been translated in many languages. A universal theme runs through all of them. A belief that essential godness in human. ये ऑथर के बारे में आपको कुछ काम का नहीं इतना खास, बस मैंने बताया क्योंकि बस ये याद रखना ये स्वीडिश से थे। इस चैप्टर में स्वीडन का बहुत ज़्यादा ही आपको जिक्र मिलेगा। आपके नहीं आपके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, दी रेड ट्रैप। ओके। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। यानी एक समय की बात है, एक आदमी था जो छोटे छोटे स्मॉल जो रेड ट्रैप्स होते हैं, स्मॉल रेड ट्रैप्स वायर के बेचा करता था। सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, ऐसे बनेंगे जो तार से इकट्ठा करके तार से बना दिया, और वो वहां पे बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय begging इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। यानी मैं बता रहे हैं कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो कैसे उन पिंजरों को बनाया करता था तारों से, जो तार वो कभी कहीं से उसने भीख में, मतलब ऐसे किसी कभी किसी कचरे के ढेर से उठा लिए, कभी किसी बड़े फार्म पे गया तो फार्म पे उसको कुछ लोहे के कुछ ऐसे टुकड़े मिले, लोहे की तार मिली, तो वहां से उसने वो वहां से उठा के लेके उसने फिर वो वहां से उस रेड ट्रैप को बना लिया। ठीक है। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। यानी इतना कुछ करने के बाद भी उसका जो बिजनेस था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा मुनाफे वाला नहीं था। तो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। यानी इसमें कह रहे हैं कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी उसको अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ ये रेड ट्रैप बेच के ही काम नहीं होता था, उसको कभी कभार चोरी या कभी कभार उसको भीख भी मांगनी पड़ती थी ताकि वो अपने जो उसके जो पेट की जो भूख है वो उसको मिटा सके। ठीक है दोस्तों। आप सभी शायद समझ सकते हैं कि जो पेट की ऑफकोर्स भूख है उसको मिटाने के लिए आदमी मजबूरन कुछ ना कुछ जरूर करता है। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। रैग्स यानी फटे पुराने, एकदम जो थ्रिफ्टेड होते हैं, फटे पुराने, तो ऐसा लीजिए फटे पुराने। एक सेकंड में शायद थोड़ा इंग्लिश, टॉन आप लीजिए, टॉन, फटा हुआ। ठीक है, दिख रहा है? टॉन फटा हुआ। रैग्स, हिज चिक्स वर संकन। संकन यानी उसके जो गाल थे, उसके जो चीक्स थे वो अंदर की तरफ सिकुड़ गए थे, सिंक हो गए थे। सिंक की ये सेकेंड फॉर्म है संक, संकन, तो वो अंदर की तरफ सिकुड़ गए थे। तो मान लीजिए जैसे जब कोई पाउट करते हैं ऐसे, ऐसे अंदर की तरफ वो जा चुके थे। ठीक है दोस्तों। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, यानी उसकी आंखों में भूख मरी, उसकी आंखों में भूख दिख रही थी। बेसिकली मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के जो शिकार होते हैं जिस हिसाब से
वो उस हिसाब से उसका अपीयरेंस था, इतना पतला दुबला सा, फटे पुराने कपड़े, गाल पिचके हुए अंदर की तरफ, आंखों में भूख दिख रही है एकदम, उस हिसाब से उसका एक अपीयरेंस था उस रेड ट्रैप का, ठीक है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। अब दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे, मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट कर दूं, ये, ठीक है दोस्तों, दो वर्ड मिलेंगे आपको इसके अंदर, पैडलर और वेगाबॉन्ड। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है कि जिसके पास खुद का कोई स्थायी घर नहीं होता है, यानी उसका कोई परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट घर नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ भटक के, इसको हम लोग नोमेडिक भी कहते हैं, बंजारी भी कहते हैं, उस हिसाब से इसका उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड एंड पैडलर। तो ये दो वर्ड का बहुत यूज होगा इस क्लास के अंदर, तो याद रखिएगा। यानी वो क्या बोलता है कि है ना, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितनी बोरिंग, मोनोटोनस है नहीं, बोरिंग, समझ लगा दोस्तों, बोरिंग मोनोटोनस। थोड़ा सा स्पेस का इशू है, ठीक है, बोरिंग कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। यानी कि जो रोड के साइड में, मतलब इससे है ना, वेगाबॉन्ड यानी जो अपने एक सड़क किनारे रहते हैं और जो अपने खुद के हाल में कुछ पैसा होता नहीं है, उनकी लाइफ कितनी बोरिंग, मोनोटोनस एंड सैड, सैड इन उदास, ठीक है, कितनी उदास और कितनी बोरिंग लाइफ हो सकती है किसकी, वेगाबॉन्ड की। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. यानी एकदम से कुछ ऐसे thought आया. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. यानी वो एक दिन क्या होता है, ऐसे बैठे बैठे ऐसे सोच रहा होता है, जब वो अपने रेड ट्रैप, जब वो अपने पिंजरों को बेचा करता है, तब वो एक सोचता है कि यार ये जो मेरे पिंजरे हैं ना, ये एक पूरी दुनिया की तरह है। तो यानी रेड ट्रैप यानी इस, और इस दुनिया है जो अपनी वर्ल्ड है, ये होल दुनिया है, ये एक रेड ट्रैप है, ये एक पिंजरा है, और इसके अंदर जो हम इंसान हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इसके अंदर फंसे हुए हैं। यानी हम एक रेड ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं, और वो रेड ट्रैप कैसा है, लालच का, पैसों का, लग्जरी लाइफ का, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, ठीक है। बोलते हैं ना कि यार मेरे को तो आईफोन चाहिए, और अपन बोलते हैं कि मेरे को तो बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, आईफोन होना चाहिए, और भी जो आप सोच सकते हैं जो सोसाइटी के अंदर आपकी क्लास बनाता है, उस चीज़ों के हम भूखे हैं, और हम उसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो जो यहाँ पे पैडलर है, वो जो वेगाबॉन्ड है, वो जो रेड ट्रैप सेलर है, तीनों नाम एक ही है। वो ये कहना चाहता है, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, यानी उसकी ज़मीन, समुंदर, ठीक है, और उसके शहर गांव, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ठीक है दोस्तों, ये लाइन याद रखिएगा, रेड ट्रैप सेलर ने किस चीज को एक रेड ट्रैप कहा है, क्या क्या कहा है उस रेड ट्रैप के अंदर, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आगे तक उसको आपको ये याद रखनी है। बट अ रेड ट्रैप, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल, ठीक है। तो बेट्स यानी ये बैट्स के, यानी इसका मतलब होता है यहाँ पे शिकार, जब आपको प्रेज, उसको आप बोल लो कि जब आपको कोई शिकार पर डालते हैं ना, वो प्रे, या फिर शिकार। एक तो होता है जो शिकारी, जो शिकार करता है, एक जो होता है जो शिकार बनता है, जो शिकार बनता है उसको हम प्रे या बेट्स कहते हैं। यानी उसने वही बात बोली है कि, और इसके अंदर जो बेट्स, इसके अंदर जो शिकार फंस चुके हैं, वो कौन है, हम इंसान हैं। और क्या है वो जाल, वो पिंजरा, हमारी दुनिया, दुनिया क्या है, रेड ट्रैप, ठीक है। और हम उस रेड ट्रैप में फंसे हुए, हम वो रेड्स हैं, वो बेट्स हैं, वो शिकार है, अब कौन, हम इंसान। इट इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, रिचेस यानी पैसा, जॉयज यानी खुशी, यानी ये जो दुनिया का जो रेड ट्रैप है, जो ट्रैप है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है हमें, वो पैसा देता है, हमें अय्याशा करने का मौका देता है, वो हमें जॉय है, खुशियां देता है, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. यानी क्या बता रहा है वो कि जैसे शेल्टर, यानी
छत, शेल्टर यानी छत, ऊपर कुछ हमें इसे शेल्टर देता है, हमें फूड, हमें खाना देता है, और क्या देता है हमें हीट एंड क्लोथिंग यानी हमें गर्मी और कपड़े देता है पहनने के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार एक रेड ट्रैप के अंदर, एक पिंजरे के अंदर पड़ा हुआ चीज का टुकड़ा, चीज यानी मक्खन, चीज, चीज का टुकड़ा या फिर पोक, पोक का मतलब होता है दोस्तों सुअर। कहाँ गया ये, वेस्ट कल्चर में, स्पेन यूरोप इधर में, वहां पे पोक बहुत खाया जाता है। तो चीज एंड पोक यानी जैसे चीज एंड पोक का जो टुकड़ा होता है, उसी प्रकार हमें भी ये सब चीजें, कौन, ये दुनिया, ये खुशियां, ये शेल्टर यानी ये छत, ये खाना, ये हीट, ये सब हमें देती है, हमें ट्रैप करती है, हमें अपनी तरफ खींचती है। और जैसे ही, जैसे कोई जो कोई जानवर होता है, जैसे वो चीज और पोक की तरफ बढ़ता है, जैसे उसको थोड़ा सा वो खाता है, एंड जो उस पिंजरे का गेट होता है वो बंद हो जाता है और वो उस ट्रैप में फंस जाता है एंडलेसली, एंड तक। उसी प्रकार हम भी जैसे ही ये शेल्टर, खाना, क्लोथिंग, इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे ही हम उनको लेने की तरफ भागते हैं, वो लेते हैं और वो जो ट्रैप बंद हो जाता है, एंड बंद होते ही हम कहाँ होते हैं, पिंजरे के अंदर। ठीक है, एवरीथिंग केम टू एन एंड यानी अब सब खत्म होने के कगार पे आ जाता है। अब उसके आगे, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। यानी वो वैसा कहना चाह रहा ऑथर कि वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो ऐसा क्यों सोचता है, जस्ट बिकॉज वो जो दुनिया है, दुनिया जो जो वर्ल्ड है वो कभी भी काइंड, काइंड मतलब दयालु, प्यार से, वो कभी भी उसने दया भाव नहीं दिखाया दुनिया ने किसकी तरफ, रेड ट्रैप सेलर की तरफ। इसी वजह से उसकी जो भावना है वो दुनिया के प्रति ऐसी बन चुकी है। ठीक है, इल ऑफ इट यानी इल यानी कुछ बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. अच्छा, सर्कलिंग अराउंड द बेड का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा एक गोल सा पहिया होता है, उसके अंदर एक गिनी पिग, एक चूहे की प्रकार की वो होती प्रजाति, उसके अंदर से दौड़ता रहता है, उसके ऊपर एक खाना टंगा होता है, आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ पे हमने कोई एक चीज का टुकड़ा लगा दिया है, और वो जो माउस है वो यहाँ पे दौड़ता रहता है उसको पकड़ने के लिए, और एज इन जैसे ये दौड़ता है, ये पहिया घूमता रहता है, फिर घूमता रहता है, फिर घूमता रहता है, और ये कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, वो उसी ट्रैप में, उसी एक मायावी जाल में फंस जाता है। तो उसी टाइप से ये जो उसने बताया कि ये जो इट बिकेम, इसकी ये जो आदत किसकी बन चुकी है, उस रेड ट्रैप सेलर की। वो क्या आदत बन चुकी है, वो हर बार इसी दुनिया के इसी पर्सपेक्टिव, इसी नजरिए से देखता है कि कोई ना कोई इस दुनिया में अपने एक ट्रैप में फंसा हुआ है। वो उनके बारे में सोचता है जिनको वो जानता है कि जो कुछ तो वो उस ट्रैप में फंस चुके हैं, और कुछ उस सर्कल में अभी तक दौड़ रहे हैं, अभी तक उसी सर्कल में, उसी जाल में फंसे हुए हैं। तो इन लोगों के बारे में वो दिन भर सोचा करता है। ये उसकी एक पार्ट टाइम, मान लीजिए एक पार्ट टाइम हॉबी बन चुकी है, फ्री टाइम में वो ये काम करता है। ओके, चलिए बैठा दूं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप समझ गए ना ये सर्कलिंग अराउंड द बेट का मतलब। और याद देखिए, बेट का मतलब होता है शिकार करना। अब तीन तरह के आपने बैट समझ लिए, एक बैट, बल्ला, बैट यानी क्रिकेट वाला, एक इसको बोलते हैं बैट, इसको होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना। एक ये वाला बैट जो हमने पढ़ा अभी, यानी इसको बोलते हैं, आप मान लीजिए जैसे कि आपको जो फिश पकड़ता है, मछली पकड़ने जाते हैं, तो मछली के जाल के आगे एक छोटा सा एक छोटी मछली लगाते हैं ताकि उसको देख के बड़ी मछली उसकी तरफ, खाने की तरफ दौड़े। वैसा है मान लीजिए, वही होता है शिकारी, शिकार मान लीजिए इसका मतलब। शिकार। ठीक है दोस्तों, एंड मैंने आपको जो चैप्टर के शुरू में कहा था, सॉरी माय मिस्टेक, वो बीईटी ये वाला बैट था, और बीएआईटी ये वाला बैट होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपका आज यहाँ पर कंफ्यूजन क्लियर कर दिया यहाँ पे लिख के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night। यानी एक अंधेरी रात या एक शाम की बात क्या होती है, वो रोड के साइड में से चल रहा होता है साइड बाय साइड, एंड वो उसको एक ग्रे कलर का कोटेज, कोटेज यानी मान लीजिए ग्रे कलर का घर, घर जैसा होता है, कोई एक ठीक ठाक सा जो बोलते हैं, ना कि बहुत बड़ा बंगला और ना ही बहुत छोटा सा मकान, उसके जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम कोटेज कहते हैं, जहाँ पे आप रह सकते हो। तो वहां पे उसको वो दिखता है,
एंड वो क्या करता है, वो उस कॉटेज की तरफ जाता है और उस गेट को नॉक करता है ये पूछने के लिए कि क्या मैं एक शाम तुम्हारे घर पे गुजार सकता हूँ क्या मैं तुम्हारे घर पे एक रात बिता सकता हूँ क्या। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, नॉर वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस which ordinarily met him. The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब इसका मतलब क्या है, नॉर वॉज ही रिफ्यूज, यानी क्या होता है कि ना, अब उसको ध्यान था कि यार शायद अक्सर मुझे जिस हिसाब से भगा दिया जाता है कि बक भाई ऐसे जाओ ऐसे, तो उसको लगा शायद इस बार ही मुझे ऐसे भगा दिया जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप खुद सोचिए कि एक अनजान आदमी और ऐसे अपीयरेंस के साथ में जिसके फटे पुराने कपड़े हो, थोड़ा सा गरीब वर्ग का हो, अगर वो एक अनजान आदमी आपके घर पे आए तो क्या आप उसको शेल्टर दोगे? तो सोचिए नहीं दोगे ना, जस्ट बिकॉज कि आपको डर होगा कि यार कहीं वो कुछ चुरा ना ले या वो कहीं हमारा ही कुछ नुकसान ना कर दे, इस हिसाब से। बट उसको सरप्राइजिंगली क्या मिलता है कि उस घर उस दरवाजे के उस तरफ से एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी गेट खोलता है, बाहर आता है और उसको देख के बहुत खुश होता है। वो बूढ़ा आदमी खुश होता है क्योंकि शायद उसको कई समय बाद कुछ बात करने को मिला, उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उससे कोई मिला, जस्ट बिकॉज कि उसकी कोई वाइफ नहीं थी और उसके कोई बच्चे नहीं थे, वो एकदम अकेला था। लोनलीनेस, अकेलापन। ठीक है, लोनलीनेस, ये याद रखियो। आगे बढ़ते हैं। इमीडिएटली ही पुट द porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. यानी अब क्या हुआ, एक वो जैसे उसको हाँ बोला प्लीज वेलकम, आइए अंदर आइए, उसने कोई कढ़ाई मान लीजिए, उसने फायर यानी आग पे उसने जलाई, उसने मतलब वहां पे चढ़ाई कुछ गर्म करने के लिए, और उसे क्या दिया, सपर दिया। सपर यानी जिसका आप रात में खाना खाते हो वो खाने का उसको एक बाउल दिया, एंड खाना वाना मस्त खाना वाना खाया, बातचीत करी उन दोनों ने, और उन्होंने वहां पे सिगरेट भी जलाई, तंबाकू सिगरेट जलाई, पेपर रोल करके सिगरेट रोल करके दोनों ने स्मोक किया वहां पे। एंड फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स यानी ताश की गड्डी, ताश की गड्डी खेलते हैं ना अपने यहाँ पे, वो ताश की गड्डी। एंड प्लेड मौजलिस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, यानी रात के सोने के समय तक उन लोगों ने वहां पे बैठ के मस्त ताश खेला। एंड और स्पेसिफिकली कौन सा गेम खेला, जॉलिस। ठीक है, ये मौजोलिस थी, इट्स जॉलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक की पिक्चर आई हो थोड़ा आपको समझ में आ रही है कि एक अनजान स्ट्रेंजर रेड ट्रैप एक किसी ग्रे कलर के कॉटेज पे गया, नॉक किया एक रात गुजारने के लिए, वहां पे हेल्प लेने के लिए, बट उसको उम्मीद थी कि मुझे अंदर नहीं लिया जाएगा। बट जो उस साइड से एक ओल्ड मैन होता है जिसकी कोई वाइफ और कोई बच्चे नहीं होते हैं, वो सरप्राइजिंगली उसको अपने घर में आने देता है, अपने घर में पनाह देता है, और पनाह देने के साथ साथ उसको खाना भी ऑफर करता है, मस्त सिगरेट पिलाने को देता है, दूसरा और साथ में ताश भी खेलता है। ठीक है, इतना कुछ अच्छा उसके साथ में हो रहा होता है। अब आगे और क्या होता है, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज porridge एंड tobacco, यानी वो ऐसा बता रहा है कि वो उस रेड ट्रैप के साथ, रेड ट्रैप सेलर के साथ में इतना जेनरस, इतना प्यार प्यार से बात कर रहा था, इतनी नॉर्मल अच्छे तरीके से बात कर रहा था, जितना अच्छा वो अपने तबाकू और अपने क्या ये पॉरिज के साथ में होता है। और सरल भाषा में मान लीजिए आपकी कोई अच्छी, कोई आपकी ऐसी कोई पसंदीदा चीज हो जो आपको पसंद आती हो, तो जैसा बर्ताव आपका उस चीज के प्रति होता है, वैसे अगर आपका बर्ताव किसी और के प्रति हो, तो सोचिए कि अगर जो आपको पसंद है वो भी आपको पसंद होगा, इस वजह से आपका बर्ताव उसके प्रति भी सेम है। तो ये भाई वो कहना चाह रहा है कि दोनों की तरफ उसका बर्ताव अच्छा था, रेड ट्रैप सेलर की तरफ, किसका, ओल्ड मैन का। अभी तक इस ओल्ड मैन का नाम नहीं पता, आगे देखेंगे। The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. यानी अब नाम आपको याद है, क्रॉफ्टर का नाम क्या दोस्तों, क्रॉफ्टर। अब जो गेस्ट है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि ये ना हाय रेड ट्रैप, मैं, मेरा नाम क्रॉफ्टर है और मैं कहाँ काम करता था, राम्सजो आयरन वर्क्स के अंदर मेरी जॉब थी पहले। ठीक है, लैंड। अब डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ, धन। तो यानी जब कोई अमीर होता है उसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, प्रॉस्परस कहते हैं, धन राशि अच्छी खासी। तो जब वो जो क्रॉफ्टर था जब वो अमीर हुआ करता था, तब वो कहाँ पे वर्क करता था, राम्सजो आयरन वर्क्स के अंदर उसकी जॉब हुआ करती थी।
और वो वहाँ पे वर्कड ऑन द लैंड, यानी उसी आइलैंड वहाँ पे वो जॉब किया करता उस आइलैंड पे. नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, यानी अब उसकी इतनी क्षमता नहीं रही है, उसमें ताकत नहीं रही कि वो डे लेबर यानी अब यानी वो उतनी मजदूरी कर पाए. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, यानी उसके पास एक गाय थी. ठीक है, यानी वो कह रहा है कि जब मैं आयरन वर्क में जॉब किया करता था तब तो मैं बहुत पैसे थे, बट जब मेरे में उतनी क्षमता नहीं रही कि मैं एक लेबर वर्क कर सकूं, मेरे में इतनी ताकत नहीं रही, बट मेरा जीवन व्यापन करने के लिए मेरे पास एक गाय थी जो मेरी हेल्प, मुझे बहुत सपोर्ट किया करती थी. सपोर्ट कैसे? जैसे वो दूध दिया करती थी, ऐसे करके वो चीज मक्खन उससे बना के वो अपना जीवन चलाया करता था. तो यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी. अब यहाँ पे बॉसी किसको बोला गया है? उसने काऊ को, यानी वो जो गाय थी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही ज्यादा, वो बहुत ज्यादा बड़ी, अच्छी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, स्प्लेंडेड थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर दी क्रीमरी एवरी डे, यानी वो हर रोज दूध दिया करती थी, वो भी अच्छी मात्रा में. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा. अब वो जो ओल्ड मैन है वो अपनी इनकम, अपना पैसा उसने लास्ट मंथ कितना कमाया वो यहाँ पे बताता है. कितना कमाया उसने? 30 kroner. अब आपको नहीं पता उसको भी, ये जो क्रोनर है वो स्वीडन की करेंसी है. कहाँ की दोस्तों? स्वीडन. लिख दूं, आप भी याद रखिएगा, स्वीडन की करेंसी है, स्वीडन करेंसी. ठीक है, कौन कहाँ और क्या कौन है? क्रोनर. ये आपको एग्जैक्ट ही वर्ड्स लिखने हैं वहां पे कि उसने कितने क्रोनर कमाए. 30 kroner कमाए. कहाँ से कमाए? गाय का दूध बेच के. किसने? क्रॉफ्टर ने. और ये क्रॉफ्टर, ये कहानी किसको बता रहा है? रेड ट्रैप फेदर को. क्रॉफ्टर कौन था? एक ओल्ड मैन जो कहाँ पे काम करता था? राम्स जो आयरन वर्क्स के अंदर. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं. दी स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. यानी अब क्या है, वो जो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर कौन? आयरन, वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है, उसको लगता है कि मतलब जो ओल्ड मैन है उसको लग रहा है कि शायद तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है. ओल्ड मैन किसको बोल रहा है? ये रेड ट्रैप सेलर को, दी स्ट्रेंजर को, कि शायद तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम ही रुको, मैं अभी कुछ लेके आया. अब मैं क्रॉफ्टर मैं जाता हूँ खिड़की के वहां पे, एक लेदर का पाउच, मान लीजिए वॉलेट मेरा, एक मैं अपना वो वॉलेट निकाल के लेके आता हूँ उसके पास में से. उसके अंदर में से 10 kroner के 3 स्क्रम्बल्ड, रिंकल्ड सॉरी, ऐसे मरोड़े हुए कागज के जो 3 पत्ते होते हैं, 10-10 kroner के 3 नोट. तो कितने हो गए? 30 kroner. वो नोट में उस निकाल के उसको दिखाता हूँ. किसको? स्ट्रेंजर को. ठीक है, bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. यानी उनको ऐसे दिखा के, और वो जो स्ट्रेंजर वो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ऐसे नोट करना, मतलब मुंडी को हिलाना, और फिर उसको दोबारा से पाउच में रख देता है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, यानी अगले ही सुबह दोनों जो आदमी थे, कौन? स्ट्रेंजर एंड क्रॉफ्टर, दोनों मस्त नींद लेके एकदम पढ़ाई लेते हुए उठते हैं आराम से. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. यानी दोनों आदमी उठ चुके हैं, दोनों मर्द. वो जो क्रॉफ्टर है उसको वो बहुत जल्दी में था. जल्दी कहाँ पे? क्योंकि उसको सुबह जल्दी उठ के अपनी गाय का दूध निकालने जाना था. ठीक है, एंड जो दूसरा आदमी होता है स्ट्रेंजर, वो सोचता है कि यार शायद मुझे ज्यादा देर तक पलंग पे नहीं रहना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि इस घर का हेड क्रॉफ्टर है वो घर पे नहीं है और वो जा चुका है, तो मुझे भी उठना चाहिए. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. यानी अब दोनों उठ गए. ठीक है, एंड वो जो स्ट्रेंजर था उसने भी बोला कि भाई ठीक है भाई, गुड बाय एंड शुक्रिया, तुमने मुझे शेल्टर दिया, मैं चलता हूँ. एंड वो जो क्रॉफ्टर था उसने भी उसके सामने लॉक लगाया उसको, और अपने जेब में चाबी रखी, एंड दोनों अपने चलते बने. ठीक है,
ओके, बट हाफ एन आवर लेटर दी रेड ट्रैप पैडलर, आ गए यहाँ पे एक और वर्ड दोस्तों, पैडलर। ये दो वर्ड आपको याद होने चाहिए। कौन से? पहला तो आपका वेगाबॉन्ड एंड दूसरा आपका पैडलर। वेगाबॉन्ड एंड पैडलर, इन दोनों मतलब क्या होता है? जो जिनका कोई स्थायी, जिनका कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता है, जो ऐसे भटक भटक के अपना काम चलाते हैं, जिनकी कोई परमानेंट इनकम भी नहीं होती, उनको हम पैडलर या फिर वेगाबॉन्ड कहते हैं। अब क्या होता है, आधे घंटे के बाद वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है, वो जो पैडलर होता है, वो दोबारा कहाँ पे आता है? बिफोर द डोर, यानी वो दोबारा क्रॉफ्टर के गेट के बाहर आके खड़ा हो जाता है। अब क्या करता है वो आगे? ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, हाउएवर, यानी अभी तक वो अंदर जाने की नहीं सोच रहा है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, smashed a pen stuck in his hand and got the hold of the pouch with the 30 kroner। यानी उसने गेट नहीं खोला, अंदर नहीं गया, वो चुपचाप से खिड़की के यहाँ पे गया, उसने खिड़की खोली, अपना हाथ अंदर डाला और उसने अपने हाथ से 30 kroner, 3 नोट थे 10 के, तो उसने निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket, यानी वहां से पैसा निकाल के अपनी जेब में रख लिया एंड अब वो चलता बना। वो कहाँ चला? Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, यानी और फिर उसने पहले तो वो जो लेदर पाउच था उसने बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही ज्यादा केयरफुली उसने वापस से उसी जगह पे रख दिया, ताकि जो क्रॉफ्टर आए उसको शक ना हो कि शायद यहाँ से किसी ने पैसे चुराए। ठीक है, और वो वहां से फिर वेंट अवे, यहाँ से फिर वो चल दिया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, यानी उसकी जेब में एक तो जैसे उसको पैसे फील हुए, को बहुत ज़्यादा थोड़ी संतुष्टि मिली कि चलो बढ़िया है, मैंने अपने बहुत चतुराई से पैसा ले लिया, मेरी जेब में 30 kroner है। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods। अब यहाँ पे दोस्तों woods का मतलब है कोई लकड़ी नहीं, यानी यहाँ मतलब है जंगल। यानी उसके दिमाग में क्या ख्याल आया कि यार मैं काम करता हूँ, मैं सड़क की तरफ नहीं चलता हूँ, जब जंगल की तरफ जाना चाहिए। क्यों? कि अगर मैं सड़क की तरफ गया और अगर क्रॉफ्टर को ये पकड़ समझ में आया कि मेरा पैसा चोरी हो गया है और उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस ने मुझे क्या देख लिया सड़क पे, मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो रोड पे जाने के बजाय वो कहाँ गया? जंगल की तरफ। दी वुड्स यानी जंगल। अगर यहाँ पे दोस्तों अ वुड या सिर्फ वुड होता यानी उसका मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, और यहाँ पे जब द वुड्स बोला पार्टी जंगल के लिए। जंगल, ठीक है दोस्तों। ड्यूरिंग दी फर्स्ट आवर्स इट्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, यानी शुरू के 1 घंटे तक तो वो आराम से चलता है जंगल के अंदर, उसको कोई दिक्कत नहीं आई। बट जंगल तो जंगल होता है, बहुत घना जंगल था वो। Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into। यानी 1 घंटे तक तो चलता रहा, बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो जो जंगल था वो बहुत ज्यादा घना, बहुत डेंस था। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, उधर जाऊं कि कहाँ जाऊं, वापस वो वहीं पे आ रहा है। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely। यानी वो जो स्ट्रेंजर, वो जो पैडलर होता है, वो कोशिश करता है कि वो एक डेफिनेट यानी वो एक सटीक रास्ते पे चले, बट वो बार बार बैक एंड फोर्थ, यानी वो आगे पीछे दाएं बाएं घूम फिर के वहीं पे आ रहा था, वहीं पे फंस रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, मैं यहाँ जाता हूँ, घूम के फिर से वहीं पे आ जाता हूँ, ऐसा डायरेक्शन। So he walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। ठीक है, अब यानी वो कई बार चलता है कि आगे पीछे, उसको कई देर तक चलने के बाद ही समझ में आया कि मैं कई देर से एक ही रास्ते पे चल रहा हूँ, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी मैं एक ही सेम पार्ट में ही हूँ। जंगल बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए उसके एक पार्ट में कब से वो गोल गोल घूमे जा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the red trap, यानी अब ये सब करते करते उसको फिर से अब वर्ल्ड, उसको वही उस दुनिया और वो रेड ट्रैप के बारे में उसको थॉट आ रहा है कि अब वो भी एक रेड ट्रैप में फंस चुका है। कैसा रेड ट्रैप? इस दुनिया जैसा। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, यानी अब खुद ओन ओन टर्न यानी अब उसकी खुद की बारी आ गई है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे को तैसा,
वैसा ही अब उसकी बारी आ गई, अब वो ट्रैप के अंदर है। he had let himself be fooled by a bait and had been caught। अब क्या बोलता है वो कि वो अब उसको खुद को फूल करता है वो, यानी वो खुद अब फंस गया है किससे, एक बेट, बैट यानी भाई जाल, शिकार उसके हाथ में आ गया और वहां फंस चुका है। the whole the whole forest with its trunks, trunks यानी तना, इसको हम बोलते हैं तना, एक पेड़ का जो तना होता है बड़ा बड़ा, उसको हम ट्रंक्स कहते हैं। the whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs। logs यानी दोस्तों जो जो पेड़ की जो टहनियां, जो बड़े बड़ी जो टहनियां होती है जो गिर जाती नीचे, तो हम लॉग्स कहते हैं। closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। यानी उसको जो क्या ऐसा क्या फील हो रहा है कि उसको जो पेड़ के बड़े बड़े तने होते हैं और जो ब्रांचेस जो टहनियां होती है और जो बड़े बड़े जो डल्ले होते हैं जो गिर जाते हैं पेड़ के, वो उनको उसको ऐसा एक जेल की तरह लग रहा है जिससे वो अब कभी भी एस्केप, यानी जिससे वो कभी भी निकल नहीं पाएगा, could never escape। ठीक है, अब क्या बात है, इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी ये जो समय है वो, ये जो बात चल रही है वो समय है दिसंबर का, एंड दिसंबर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, वो शाम का समय हो चुका है, लेट हो चुका है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर दी फॉरेस्ट। डार्कनेस अंधेरा पहले से ही उस पर जंगल में फैला हुआ था, यानी उस जंगल में प्रॉपर अंधेरा था, डार्कनेस थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर। यानी ये जो अंधेरा था उसने क्या करा, उसने डेंजर यानी उसने खतरा तो बढ़ाया ऑफ कोर्स कि अंधेरे में जंगल के अंदर जंगली जानवरों का खतरा होता है, एंड दूसरा इसने और भी उसकी चिंता बढ़ा दी, किसकी, जो वो जो पैडलर था उसको जो दुख हो रहा था। ठीक है, ग्लूम एंड डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी दुख होता है आपके अंदर वो। फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। यानी वो क्या करा, उसने चलते चलते वो चुपचाप एक जगह रुका, थक तो गया था, जाके लेट गया और उसने सोचा कि अब तो मेरी मौत सामने है, और ऐसा एकदम मरियल की हालत में, एकदम मरे हुए की हालत में कहीं जाके चुपचाप लेट गया, सो गया, और उसको लगा लास्ट मोमेंट हैड कम। यानी वो कह रहा है कि भैया अब तो टाइम आ चुका है अपना, अब अपन चलते हैं ऐसा। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, यानी जैसे ही उसने अपने सर को जमीन पर रखा, वो लेटा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी, एंड आवाज क्या थी, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। थंपिंग है दोस्तों पीटना, ठक ठक करना, ऐसे पीटने वाली उसको आवाज आई। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, यानी इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी, उसको समझ में आ गया था ये जो थंपिंग, जो पीटने की आवाज है, किस चीज की आवाज है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। तो दोस्तों उसको वो किस चीज की आवाज थी, थैम्पिंग की, कि वो हैमर यानी वो हथौड़ी की आवाज थी, और जो कहाँ पे मारे जा रहे थे, आयरन मिल में, एक आयरन की खदान में। यानी वो जो आवाज आ रही थी उसको पीटने की, ठोकने की, वो एक आयरन मिल में से आवाज आ रही थी उसको। अब वो समझ तो चुका था कि ये हथौड़े और आयरन की, यानी कि आसपास कोई आयरन मिल है, कोई खदान है आयरन की। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, यानी उसको अब लगा कि अब शायद यहाँ पे आसपास में ही कहीं ना कहीं लोग होंगे। ठीक है, ही समन ऑल हिज स्ट्रेंथ, जैसा आपने देखा होगा, जैसे वो एक आता था नाटक पहले, बियर गिल्स, ठीक है, वो मैन वर्सेस वाइल्ड का, उसमें उसको एक जंगल में छोड़ दिया जाता था, वो जंगल में सब सर्वाइव करके कहीं ना कहीं किसी कम्युनिटी को, किसी लोग को वो ढूंढा करता था। तो जब उस एपिसोड के लास्ट में जब वो किसी न किसी इंसान को जब वो ढूंढ लिया करता था, उसकी जो खुशी होती थी ना कि अरे हाँ चलो मैंने अब एक लोग ढूंढ लिया है, यानी उस इस सड़क, इस जंगल के उस पार कई लोगों की एक बस्ती है। उसी प्रकार से वो जो स्ट्रेंजर था, उसने वो आयरन मिल की आवाज सुन के उसको लगा रहे हाँ यार चलो आसपास लोग होंगे, मेरे को वहां पे जाना चाहिए अब। तो क्या करता है वो, सारी अपनी स्ट्रेंथ, सारी अपनी शक्तियों को एक साथ लाता है, ताकत को इकट्ठा करता है, गॉट अप, वो उठता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। यानी अब वो एक सारी ताकत को इकट्ठा करके साउंड की तरफ, उस आवाज की तरफ बढ़ता है, उसको सुनता रहता है कहाँ से आ रही है आवाज, उस तरफ वो चलता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, दी राम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग अगो
a large plant with smelter, rolling mill and forge. दोस्तों अगर आपको याद हो राम्सजो आयरन वर्क्स, ये कौन सी आयरन वर्क्स थी जहां पर क्रॉफ्टर काम किया करता था, यानी वो जो घूम फिर के उसी आयरन मिल में आ गया है। अब वो जो कहना चाहिए कि वो जो राम्सजो आयरन मिल थी वो अब इतनी अब बंद हो चुकी है, ठीक है। इन द समर टाइम long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. यानी वो बता रहे हैं कि गर्मियों के समय में वो जो ऊपर से जो बड़े बड़े जो बार्जेस गिरते थे वो एक कैनाल के अंदर बैठ के एक इनलैंड लेक यानी एक वो एक समुद्र, एक लेक, एक झील जैसी एक आकार में वो ले लिया करते थे। एंड सर्दियों के टाइम पे द रोड्स जो 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 सड़कें थी, जो मिल के पास में जो सड़कें थी वो काली कलर की किससे हुआ करती थी? कोल से। आपको ध्यान होगा आयरन में बनाने के लिए कई बार कोल का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसको हीट चाहिए होती है, बहुत सारी गर्मी चाहिए होती है आयरन के अंदर। उस जो कोल इस्तेमाल होता है, उस कोल की जो डस्ट होती है वो उड़ के सड़क के किनारे ऐसे जमा हो रही थी, उसके कारण वो जो रोड था वो ब्लैक कलर का पड़ जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. अब फर्नेस दोस्तों क्या होता है? फर्नेस यानी होता है भट्टी, यानी जो गर्म भट्टी होती है जिसके वहां पे आग जलती है, उसके यहाँ पे। एंड एक शाम की बात है, क्रिसमस जस्ट पहले की शाम की बात है। द मास्टर स्मिथ यानी मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, आयरन स्मिथ जो होता है, एक होता है ब्लैक स्मिथ, एक होता है गोल्ड स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब कि जो लोहा बनाता है उसको ब्लैक स्मिथ कहते हैं, एंड जो गोल्ड स्मिथ होता है उसका यानी सुनहार। गोल्ड स्मिथ एंड ब्लैक स्मिथ, याद रखिएगा। तो वहीं पे द मास्टर स्मिथ, जो इन सबको जो मास्टर था वो एंड उसके हेल्पर साथ में बैठे हुए थे, कहाँ पे? फर्नेस के पास, भट्टी के पास में, और वो किसी का वेट कर रहे थे। which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. यानी वही जो बेसिकली एक आयरन मिल के अंदर जो काम चलता है, आपने देखा होगा बार बार उसको वो आपको हवा प्रोवाइड करनी पड़ती ताकि आग जलती रहे, या फिर आपको वो जो लोहा पिघल रहा है उसको एक शेप में डालना होता है, जो एक बेसिकली एक मिल में काम होता है, वो हो रहा है यहाँ पे अंदर। उस बीच में क्या होता है? रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration though as was the custom he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoes. All the time there were many sounds to be heard in the forge यानी वही जो फैक्ट्री होती है उस जगह पे कई सारी आवाजें सुनी जा सकती थी। The big bellows groaned and the burning coal crackled. यानी वो आवाजों की बात बता रहे हैं कि जो कोयले की जो जलने की पट पट जो आवाज आती है वो आया करती थी, एंड द बिग बेलोज यानी जो बड़े बड़े प्लांट के अंदर जो आवाज आती है वो आया करती थी उस मिल के अंदर से। द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. यानी वो बता रहे कि एक बंदा उस फर्नेस, उस भट्टी के अंदर कोयले ऐसे भरता था बार बार, उसकी वो जॉब थी, ऐसे वो भर रहा था। आउटसाइड roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tilt roof. It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. यानी वो बता रहा है कि वो जो बंदे थे उसके अंदर जो ब्लैकस्मिथ जो काम कर रहा था, जो लुहार था, अब उस बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी जिस वजह से उसकी जो छत थी वो भी बाबा ऐसे आवाज़ कर रही थी। इन सब के बीच में वो जो पैडलर था, वो जो स्ट्रेंजर था, वो चुपचाप से गेट खोल के अंदर आ गया और वो उस फर्नेस के पास, उस भट्टी के पास में आके खड़ा हो गया। एंड वो जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस पर गौर भी नहीं फरमाया, उन्होंने उसको नोटिस भी नहीं किया क्योंकि इतनी शोर शराबा इतना हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। एंड श्योरली इट वाज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स, ठीक है दोस्तों। विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into a warm themselves in front of the fire. यानी वो ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे जो गरीब वेगाबॉन्ड, जो गरीब आदमी, जो
जो गरीब भटकने वाले होते हैं यहाँ से वहाँ, उनके लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्हें एक कोई शेल्टर मिल जाए, उन्हें कहीं पनाह मिल जाए, और वो पनाह भी कैसी, कोई बड़ी सी जगह, बड़ी फैक्ट्री हो, एक आग ऐसे ठंडी में, ऐसी दिसंबर की सर्दी के अंदर आग के पास में अगर उनको कोई पनाह, उनको कोई जगह मिल रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई मतलब उनके लिए कोई अनयूजुअल नहीं है, वो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ वो भटकते रहते हैं. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder यानी वो जो बंदा जो घुस जाता है उसको intruder कहते हैं. ठीक है. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rags, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. यानी अब वो बता रहा है कि उसका अपीयरेंस कैसा था, कि उसने एक तो कई सारे ऐसे रेड ट्रैप्स अपने यहाँ पे टांग रखे थे, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लंबी दाढ़ी हो रखी थी, बहुत काफी अनटाइडी वो लग रहा था. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे. यानी अब उसने क्या बोला है कि वो जो ब्लैक स्मिथ था, वो जो लोहार था वहां पे, उससे पूछता है कि यार क्या मैं यहाँ पे एक रात रुक सकता हूँ. एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड a haughty consent without honoring him with a single word. यानी वो जो ब्लैक स्मिथ था वहां पर, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसने नॉड किया ऐसा, ठीक है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सवाल करे, उसने मनी मन में ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते हुए कहा, ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो, एक रात तुम यहाँ पे गुजार सकते हो. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर. जो ट्रैम्प था, यानी उसका नाम क्या था, ट्रैम्प, यहाँ पे समझ में आता है दी ट्रैम्प. वो जो पैडलर था, वो जो वैगाबॉन्ड था, उसका नाम क्या दोस्तों, ट्रैम्प. यानी जो जो ट्रैम्प था डिड नॉट से, उसने भी कुछ नहीं कहा. ठीक है भाई, अब जब आगे वाला अपने को रुकने दे रहा है तो अपन अब क्या बोले, ओके भाई आपने हमको दे दी परमिशन, हम रुक जाएंगे. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. यानी वो जो ट्रैम्प था, वो जो पैडलर था, वो वहां पे बातचीत करने नहीं आया था, तो वहां पे सिर्फ थोड़ी सी गर्माश लेने और सिर्फ सोने आया था शांति से. In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. यानी ये उस समय की बात जब ये जो राम्सजो आयरन मिल थी दोस्तों, वो एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यानी बहुत ही ज्यादा फेमस आयरन मास्टर के द्वारा उसको ओन किया जाता था. यानी उसका जो मालिक था वो बहुत ही बड़ा आयरन मास्टर था. एंड उस आयरन मास्टर का क्या सपना था, एक ही सपना था कि मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी का लोहा सप्लाई करूं मैं. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. यानी वो जो आयरन मास्टर था वो दिन और शाम, दिन और रात दोनों समय आया करता था इंस्पेक्शन के लिए कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जो क्वालिटी है सही है कि नहीं, और जो सारे वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं कि नहीं, ये इंस्पेक्शन करने के लिए वो सुबह और शाम आया करता था. कौन आता था, आयरन मास्टर. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. यानी ऐसे ही उसके एक नॉर्मल इंस्पेक्शन के दौरान जिस शाम जो ट्रैम था, जो पैडलर था, वो भी उसी शाम वहां पे सोया हुआ था. उसी शाम जो आयरन मास्टर है वो भी उसी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में ऑफकोर्स आता है और वो इंस्पेक्शन कर रहा होता है. अब क्या आगे इंस्पेक्शन के दौरान वो पैडलर को देखता है और वो अगर उसको पकड़ लेता है तो वो क्या उसको भगाता है वहां से, या वो उसको इतनी आधी रात में, इतनी सर्दी में बाहर भेज देता है कि भाई यहाँ से निकल मेरी फैक्ट्री में से, या वो उसका प्यार से वेलकम करता है, या आगे क्या बातचीत होते हैं जानेंगे हम अगले वाले पार्ट के अंदर. आज का ये वाला पार्ट हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों. एंड प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड तो प्लीज़ हम इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड आपके और भी 12th के स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा. एंड मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो के साथ में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.